गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में रीड करेंगे कि एंशिएंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार चलता था। ये ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर हमने इकोनॉमिक्स में भी रीड किया था, लेकिन उसमें उसका इकोनॉमिक फिनोमिना था और ये हिस्ट्री है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का हम जो हिस्ट्री इंपॉर्टेंस है, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में रीड करेंगे। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है दी प्री मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड वो कैसा था। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज emerged since then last 50 years। जब हम हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उस सिस्टम की बात करते हैं, उस फिनोमिना की बात करते हैं जो पिछले 50 ईयर्स से ही जिसकी एंट्री हुई है। बट as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history of trade, of migrants, of people in search of work, the movement of capital and much else। ये कि जो 50 ईयर्स का जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया वो ये आया कि जब इकोनॉमिक्स में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में रीड किया था तो हमने देखा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडिया ने तो बहुत लेट उसमें अपना एंटर किया है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में 1991 में। उससे पहले इंडिया ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं था, लेकिन वर्ल्ड में भी ये ऑलमोस्ट 50 ईयर से ही ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत जो एंशिएंट टाइम से है वो ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो चला आ रहा है। ऑफ ट्रेड, कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ट्रेड से, माइग्रेशन से, पीपल जो वर्क की सर्च में वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाते थे, वैसे द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सच एल्स, ऐसे ही सब जो एक्टिविटी से जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्प्रेड हुआ। इसमें मैं आपको एक और ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है द फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जब इन सारी चीज़ों का जो फ्लो होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है तो उसके साथ इन दो कंट्रीज़ में जो एक रिलेशनशिप जो क्रिएट होती है और उसके फिर जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन में रीड करते हैं। We need to understand the phase through which this world in which we live has emerged। जो वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में आज हम रह रहे हैं वो किस तरह से बना, ये भी हमें अब ग्लोबलाइजेशन में समझने को मिलेगा। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड, क्योंकि सारी जो ये सोसाइटीज़ है, सारी जो कम्युनिटीज़ है, ये कंट्री है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम नॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप प्रक्योशंस। ये जो एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलर है, ट्रेडर्स है, प्रिस्ट है और जो पिलग्रिम्स मीन्स होता है जो तीर्थयात्री है, वो बहुत ज़्यादा जो वास्ट डिस्टेंसेस को क्रॉस करके एक दूसरी जगह पर जाते रहे हैं। किसके लिए? नॉलेज गेन करने के लिए, और जैसे जो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको बिजनेस की या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए या स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं। दे कैरिड गुड्स, और ओबियसली जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपनी कंट्री की कोई गुड्स है, मनी है, वैल्यू है, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज़ आल्सो भी वो दूसरी कंट्री में लेके आता है। और जब वहाँ से वो वापस अपने आता है तो वहाँ से भी वो ऐसे ही कुछ चीज़ें अपनी कंट्री में लेके आता है। As early as 3000 BC, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day वेस्ट एशिया। जो अब ये जो इंडस वैली की जो बात की है, जो आज वेस्ट एशिया में सिचुएटेड है, फॉर मोर देन मिलेनिया यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। ये एक करेंसी का नाम है। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड एज far back as the 17th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link.
ये चैप्टर की बच्चों इंट्रोडक्शन है। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो सब टॉपिक है 1.1 सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट एक ऐसा रूट है जहाँ जिस रूट से जो ट्रैवलर है, पिलीग्रिम्स है, जो ट्रेडर्स है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं गुड्स को लेकर, और फिर वहाँ से भी वो गुड्स को लेकर आते हैं। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो इस रूट की हेल्प से होता है। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिकॉज डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अलग अलग जो डिफरेंट कंट्री हैं उसमें कल्चर का एंड गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो सिल्क रूट के थ्रू होता था। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। इसका नाम सिल्क रूट इसलिए हुआ कि जो चाइना से जो सिल्क है वो इस रूट से सबसे ज़्यादा अदर कंट्री में भेजा जाता था। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड बाय सी, और हिस्टोरियन ने काफ़ी जो सिल्क रूट है लैंड के और सी के उनका जो डिस्क्रिप्शन किया है, जहाँ से जो चाइना है वो अपना जो सामान है वो एक दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता था। नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया एंड यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, और इन्हीं सिल्क रूट के थ्रू जो वर्ल्ड के जो एशिया के जो कंट्रीज़ है और यूरोप और नॉर्थन अफ्रीका के जो कंट्री है वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए। they are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But Chinese poetry also traveled the same route. जैसे चाइना से सिल्क ने ट्रैवल किया, ऐसे वहाँ की जो पोट्री है उसने भी अदर कंट्री में ट्रैवल किया। एज डी टेक्सटाइल स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से टेक्सटाइल और स्पाइसेस अदर कंट्री को जाते थे। इसी रूट से इंडिया से जो टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस अदर कंट्री को एक्सपोर्ट किए जाते थे। इन रिटर्न प्रेशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोडेड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, और यूरोप से जो प्रीशियस मेटल है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उनको एशिया में भेजा जाता था। किसके थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड टू हैंड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड द रूट टू एशिया, एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचेस फॉर अ न्यू सेंचुरीज लेटर। जैसे ये जो पिलीग्रिम्स होते हैं या जो ये मशीनरीज होती है जो अपने रिलीजन का प्रसार करने के लिए दूसरी कंट्री में इनको भेजा जाता है, वो भी सिल्क रूट के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया अपने धर्म को फैलाने के लिए। मच बिफोर ऑल द बुद्धिस्ट एमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। और ये जो जैसे बुद्धिज़्म है तो ये हमारी कंट्री का रिलीजन, लेकिन ये हमारी कंट्री से ज़्यादा जो अदर कंट्री है जैसे तिब्बत है, चाइना है, नेपाल है, इन कंट्री में ज़्यादा फैला। तो इसके भी जो फ्लोवर्स हैं, इनके भी जो मशीनरीज है वो इन सिल्क रूट के थ्रू उन्होंने भी उन कंट्री में ट्रैवल किया अपने बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों 1.2 फूड ट्रैवल्स स्पात घाती एंड पोटैटो। इसमें हम ये बात करेंगे कि जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो पीपल है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो ट्रैवलर है, चाहे वो पिलग्रिम है, चाहे वो कुछ भी है, वट एवर ही शी इज़, वो अपने साथ कुछ जो अपनी कंट्री की जो गुड्स है, अपनी कंट्री की जो चीज़ें हैं वो वहाँ लेकर जाते हैं, और वहाँ से भी वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी कंट्री में वापस लेकर आते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो कंट्रीज़ के बीच में कल्चर का और ट्रेड का जो एक्सचेंज है वो हो जाएगा, और जिससे वो कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। आज हम जो भी फूड खा रहे हैं, क्या ये सारा फूड हमारी कंट्री का है? नहीं, इसमें से बहुत सारी ऐसी फूड है जो हमारी कंट्री के ओरिजिनल फूड नहीं है, वो हमारी कंट्री में इसी तरह अदर कंट्री से वो आए, लेकिन आज वो हमारी खाने में इस तरह से मिक्स हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे ओरिजिनल फूड है या नहीं। इस टॉपिक में हम फूड के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो फूड आज हम यूज़ करते हैं उस फूड में कितने जो आइटम है वो हमने बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स, क्योंकि ट्रेडर और ट्रैवलर्स होते हैं वो नई जो सीड है क्रॉप के जो उन्होंने अदर कंट्री में देखे हैं वो अपने कंट्री में लाते हैं और उनको फिर डेवलप करते हैं, जिससे कि वो फिर हमारी कंट्री में भी जो उसकी प्रोडक्शन है वो होनी स्टार्ट हो जाती है।
from ready food stuff in distant part of the world might share common origins, क्योंकि हमें इस उनके जो ओरिजिनलिटी का पता ही नहीं होता कि ये ओरिजिनल हमारी कंट्री के हैं या नहीं है। टेक स्पार्क गाती है नूडल्स। अब नूडल्स है जो हम बहुत आज की जनरेशन तो नूडल को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये नूडल जो ये फूड है क्या ये हमारी कंट्री का है? नो, इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। नूडल चाइना का भी नहीं है, पहले इसने वेस्ट से जो चाइना में ट्रैवल किया और चाइना से फिर ये क्या बन गया, स्पात घाती बन गया और परहैप्स और फिर ये बाकी हमारी जैसी एशिया की अदर कंट्री में फैल गया। और ये जो पास्ता है जो आजकल के बच्चे तो बहुत इसको लाइक करते हैं, ये भी हमारी कंट्री का ओरिजिनल फूड नहीं है। अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 15th सेंचुरी सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। ये जो अरब कंट्रीज़ लेकर आए थे, कहाँ से? इटली से लेकर आए थे इसको 15th सेंचुरी में। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन्स में नेवर बी नोन। इनके ओरिजिनल जो ओरिजिन है, पॉइंट है, उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। येट सच गैस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। हम यही इसके बारे में कह सकते हैं कि जो हमारे कल्चरल कॉन्टैक्ट थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, उसी से ही ये जो फूड है वो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुए। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज़। अब देखो जैसे पोटैटोज़ है हमारे लिए कितनी कॉमन चीज़ है, हमारी कोई भी वेजिटेबल पोटैटो के बिना कंप्लीट नहीं होती, लेकिन पोटैटो भी हमारी कंट्री का ओरिजिनल फूड नहीं है, ये आयरलैंड का फूड है। पोटैटोज़, सोया जैसे सोया जो सोयाबीन होता है उसको बोलते हैं सोया, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, मेज़, टमाटोज़, चिल्लीज, स्वीट पोटैटोज़ एंड सो ऑन। ये सारे फूड आज हम अपने इंडियन समझ के खा रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। सो वन वर नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries एगो। 5 centuries एगो हमारे जो पूर्वज थे वो इनको किसी दूसरी कंट्री से लेकर आए थे। 5 centuries का मीन्स है 500 years। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the America। जैसे अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और ये वहीं पर कोलंबस को ये जो फूड है वो वहाँ पर मिले और इसने फिर और जो अदर कंट्री है वहाँ पर इनको स्प्रेड किया। Sometimes the new crops would make the differences between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of humble potato. Ireland's poorest peasants become so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840, hundred of thousands died of starvation। मतलब कि 1840 में आयरलैंड में पोटैटो की जो क्रॉप है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पर हजारों लोग भूख से स्टारवेशन से मर गए थे, क्योंकि वहाँ का जो मेन फूड था वो पोटैटो था। ये देखिए यहाँ पर आपको ये पिक्चर भी दी हुई है, देखिए कैसे ये जो है छोटे छोटे बच्चे हैं वो लैंड में से पोटैटो को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। द इरिश पोटैटो फेमाइन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849। तो ये है पोटैटो की इम्पोर्टेंस। लेकिन आज हम पोटैटो को इतना अपना समझने, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पोटैटो हमें आयरलैंड से मिला। हमारे जो एंसेस्टर थे वो पोटैटो के बारे में जानते ही नहीं थे। नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है बच्चों ये है 1.3 कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। अभी इसमें हम देखेंगे जैसे आजकल करंट जो फिनोमेना चला हुआ है कि जैसे ये कोविड-19 जो वायरस है ये चाइना ने फैलाया है। ये चीज़ कोई नई नहीं है, पहले भी एंशिएंट टाइम में भी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री को जीतने के लिए कई वेपन का यूज़ ना करके जर्म्स का यूज़ करते थे। इस टॉपिक में हम यही रीड करेंगे कि जो यूएसए आज एक वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, उसको भी पुर्तगीज़ ने जर्म्स वहाँ पर डालकर ही उसको अपने अंडर लिया था। किस तरह से किया था रीड करते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th century after
European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. 4 centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, crisis crossing its water. The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their networks. The entry of the European helped expand or redirect some of these flow towards Europe बिफोर इट्स डिस्कवरी. अब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया था, उसकी डिस्कवरी से पहले की बात बता रहे हैं. बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 4 मिलियंस ऑफ ईयर्स. यानी मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो अमेरिका वो अननोन कंट्री था, उसको कोई नहीं जानता था. बट फ्रॉम द 16th century its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. लेकिन 16th सेंचुरी में जो इसकी जो वास्ट लैंड है और अबंडेंट जो क्रॉप्स है, उसके ऊपर जो अदर कंट्री की नज़र गई. प्रेशियस मेटल्स particularly silver from mines located in present day Peru and Mexico also enhanced Europe's wealth and financed इट्स ट्रेड विद एशिया. वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशियस मेटल थी अमेरिका में, सिल्वर, और जहाँ जो पेरू और मैक्सिको में मिलती थी. लेजेंड स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका's fabled wealth. Many expeditions set off in search of एल डोरेंडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड. ये एल डोरेंडो अमेरिका का एक सिटी था जो कि गोल्ड के लिए जाना जाता था. तो जो अदर कंट्री थे वहाँ गोल्ड के लिए उसके ऊपर सभी अट्रैक्ट हो गए कि सभी उसकी खोज करने में लग गए कि एल डोरेंडो कहाँ है. द पुर्तगीज एंड स्पेनिश. अब बात करते हैं हम, जब अदर कंट्री की बात करें तो जो कुछ जो कंट्री है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई उसको जीतने के लिए, अमेरिका को जीतने के लिए, क्योंकि अमेरिका को विन करने का मीन्स था कि जो वास्ट वेल्थ है वो हथियार लेना. द पुर्तगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्विस्ट एंड colonialization of America was decisively underway by the mid-16th century. mid-16th century में उन्होंने अमेरिका को अपना colonial country बनाया. European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapons of the Spanish conqueror was not a conventional military weapon to all. और उन्होंने अमेरिका को military weapon से नहीं जीता. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person. वो स्मॉल पॉक्स के जन्म से जो उन्होंने एक पर्सन के थ्रू वहाँ पर पहुँचा दिए. बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिका's ओरिजिनल inhabitant had no immunity against दिस डिजीज़ एंड दैट केम फ्रॉम यूरोप. और जो अमेरिका के लोग थे, जैसे मैंने भी बताया था कि वो आइसोलेशन में थे, वो कोई नहीं कंट्री जानता था उनको, वो अलग सा एक अमेरिका कंट्री था. ना वहाँ के लोग कहीं जाते थे और ना ही कोई और वहाँ आता था. तो वहाँ के लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम थी. तो जब वो जर्म स्मॉल पॉक्स के वहाँ पर फेंके गए तो वो उसका सामना नहीं कर सके. स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड ए डेडली किलर. और इसलिए ये स्मॉल पॉक्स उन लोगों के लिए, वहाँ के जो इनहेबिटेंट थे उनके लिए वो एक किलर प्रूव हुई. वंस इंट्रोड्यूस इन स्प्रेड डीप इनटू कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ एन यूरोपियन रीचिंग देयर. इट किल्ड एंड डिकेमेटेड होल कम्युनिटीज़ पेविंग द वे फॉर कॉन्केस्ट. और वहाँ की जो होल कम्युनिटी थी उसने स्मॉल पॉक्स के जर्म्स ने उनको सबको कवर कर लिया, जिससे कि यूरोपियन के जो जीतने का, कॉन्क्वेस्ट का जो जीतने वाला का रास्ता वो क्लियर हो गया कि अब वो अमेरिका को किसी भी तरह से जीत सकते थे. नेक्स्ट पेज है बच्चों. गन कुड बी बोट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स बट नो डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्क्वेस्ट वर मोस्टली इम्यून. जैसे गन है, कोई हमारे ऊपर कोई गन चला रहा है या कोई हमें किसी और वेपन से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, लेकिन जर्म्स को हम कभी भी नहीं रोक सकते. उनको वो हमें पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो इनविजिबल होते हैं. अंटिल द 19th century पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन ऑन यूरोप.
19th सेंचुरी में, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि जो यूरोप जो आज प्रोस्पर जो कॉन्टिनेंट बना हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी में ये इतना प्रोस्पर जो कॉन्टिनेंट नहीं था, वहाँ पॉवर्टी और हंगर छाए हुए थे। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज़ वाज वाइड स्प्रेड। सिटीज़ जो पॉपुलेशन थी वो ओवर थी और जो डिजीज़ है वो फैली हुई थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। रिलीजियस जो धार्मिक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉमन थे, जैसे हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम रोइट्स फैलते हैं, ऐसे उन दिनों यूरोप में भी ऐसे जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे वो फैले हुए थे। और जो रिलीजियस जो जैसे ये पोप होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं उनको प्रोसिक्यूटेड किया जा रहा था। थाउजेंड देयर फ्लैड यूरोप फॉर अमेरिका, और उसमें से फिर बहुत सारे जो है यूरोप से वो अमेरिका में चले गए। हेयर बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड in Africa were growing cotton and sugar for European markets. Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. और 18th सेंचुरी के पास जो चाइना और इंडिया है वो रिचेस्ट कंट्री में इंक्लूड थे। दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और ट्रेड में भी ये दोनों कंट्री बहुत टॉप पर थे। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो चाइना है वो ओवरसीज ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और वो आइसोलेशन में चला गया। चाइनास रिड्यूस्ड रोल एंड द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वास्ट वर्ल्ड। और धीरे धीरे जो चाइना की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती गई और यूएसए की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो गई। यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। आज यूरोप जो है वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया है। ये बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट कल हम रीड करेंगे पेज नंबर 56 से द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914। आप ये वीडियो को भी अच्छी तरह लिसन करें और इन पेजेस को ज़रूर रीड करें, तब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आएगा बच्चों। और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर राइट करें, इसी में से ही सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।